मैं बेलगाम ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर रोल इन विकसित भारत, इसके बारे में आज जो प्रोग्राम था, आज हमारे साथ चेयरमैन सर जी है सुनील सिंह जी, उनके साथ ही हम लोग बात करेंगे। नमस्ते सर। सर, आने वाले जो दिनों में जो भारत जो विकसित भारत के बारे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो टारगेट भी है 2047, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हम 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए और आने वाले मोदी जी के तीसरे टर्म में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। माननीय मोदी जी के संकल्प के प्रकल्प का कोई विकल्प नहीं है, जिन्होंने विकसित भारत के परिकल्पना को लेकर पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की भावना से G20 के माध्यम से जिस प्रकार से भारत को ऊंचाई पर ले जाने का जो कार्य किया है और जिस प्रकार से पूरे विश्व ने आकर भारत में G20 की मेज़बानी में हिस्सा लेकर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ विकसित भारत की परिकल्पना की ये शुरुआत हो चुकी है और भारत के अमृत काल में अब द्रुत गति से आगे बढ़ने का कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और आज मैं यहाँ पर बेलगाम में आने से व्यापारियों के बीच में इतनी बड़ी संख्या में मैं ये उनका उत्साह, उमंग और समर्थन देखकर ये लगता है कि हर एक व्यक्ति माननीय मोदी की गारंटी में जुड़ना चाहता है और मोदी की गारंटी है कि विकसित भारत बनके अब भारत आगे चल रहा है। और उसी गति में मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जब गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर उठ गए हैं तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है तो देश की समृद्धि का, विकास का, विकसित होने के इस पहल में ये सबसे बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं। चाहे रेलवे का विकास है, चाहे हाईवे का विकास है, चाहे हर घर बिजली पहुँची है, हर घर जल पहुँचाने का कार्य है, या गरीबों को मकान देने का कार्य है, या देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मुफ्त में देने की जो परियोजना है, इसी का कहना ये बन सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में जो हम गुजरात में कहते हैं कि छेवाड़े में जो अंतिम पैर पे रहने वाले हर एक व्यक्ति का विकास हो, उसकी समृद्धि हो, उसकी उन्नति हो, उसकी प्रगति हो, और उसी से विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर माननीय मोदी जी तीसरी टर्म में आ रहे हैं। और आज पूरे विश्व के साथ जिस प्रकार का संबंध बना है, 196 देशों में से 162 देश जब हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि समृद्धशाली भारत की इस पहल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ चुके हैं। और उसी क्रम में आज मैं कर्नाटक में आया हूं, कर्नाटक की जनता से अपील कर रहा हूं, चूँकि मैं गुजरात से आता हूं, स्थिरता का बहुत महत्व होता है। गुजरात में पिछले 30-32 सालों से स्थिर सरकार है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है और स्थिरता होने से विकास के बहुत मायने होते हैं और गुजरात मॉडल पूरे विश्व में प्रख्यात है। उसी मॉडल को लागू करने के लिए मैंने लोगों को अपील की है कि आप अपना मतदान करके, और जगदीश सेठार जी के साथ आज हमने कार्यक्रम किया, वो यहाँ के एक्स CM हैं और उन्होंने भी अपने भाव प्रकट किए हैं। और आज इतने भारी जन समर्थन से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले चुनावों में पूरे कर्नाटक में एक अलग प्रकार का दृश्य और सारी सीटें जीतने का अभिगम, क्योंकि पिछले 2 दिनों पहले जो घटना घटित हुई है, एक बहन की हत्या की गई है और यहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार की, मैं उनको चुनौती देता हूँ, किसी प्रकार का व्यवहार उनके पक्ष में ना होकर, और उन्होंने जैसी बातें कही है और पूरे कर्नाटक में नहीं पूरे भारत में इस बात की लोगों को वेदना है, कष्ट है और इस प्रकार की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। और उससे पहले मतदान का समय है, सबसे मैंने मतदान के लिए श्रमदान करने की अपील की है। जैसे आपसे गुजरात से है, बोलिए आज ये सूरत के कल का एक चुनाव का नतीजा आ गया, जैसे कि मुकेश दलाल सर जी का जो विनिंग आ गया, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस वालों ने कहीं कुछ एक गलती की वजह से कितना बड़ा होगा नुकसान उनका, और आने वाले दिनों में कांग्रेस चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस जब 300 सीट पे लड़ने को तैयार नहीं है, 272 से समीकरण बनता है सरकार बनाने का, जब कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार जानबूझ के जो परिस्थिति पूरे देश में बनी है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पहला ही खाता मोदी जी का खुल चुका है और वो भी गुजरात की धरती से। और सूरत एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण है, वहाँ सारे
देश के लोग वहाँ पर काम कर धंधा करने आते हैं और वो एक मिनी भारत है। मिनी भारत की शुरुआत जिस प्रकार से हुई है, अब लगता है ये 400 से पार गाड़ी बहुत आगे बढ़ने वाली है। ये पूछना चाहता हूँ, जो आज बेलगाम में है, आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए क्या आने वाले दिनों में कैसे उनको सुविधाएं मिलेंगी? उसके अलावा जो युवाओं के लिए क्या उम्मीदें जागेंगी आने वाले जो 10-15 साल में? देखिए, जो युवाओं को लोन देने की व्यवस्था 10 लाख थी, वो हमारे मैनिफेस्टो में इस बार संकल्प पत्र में उसको 20 लाख कर दिया गया है। और ये नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से ट्रेडर्स की पॉलिसी बन रही है और उनके उपायों को हम अलग अलग व्यापारियों के साथ इस तरह की गोष्ठी करके, संगोष्ठी करके, उनकी जो भी कानून कायदे हैं, उनके फंड से रिलेटेड जो भी बात है, और जैसे मैंने कहा कि 3,000 रुपया अब प्रति माह 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का कार्य भी भारत सरकार ने लागू कर दिया है। और जो वन विंडो लाइसेंस सिस्टम को लेकर मैं अब पिछली बार भी यहाँ पर आया था और तमिलनाडु भी गया था, मैं कलकत्ता भी गया था, लोग बहुत दुखी थे। अब भारत सरकार ने वन विंडो लाइसेंस ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है और व्यापारियों की सरलता, सुगमता और उनके कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 9 मिनिस्ट्री को इसमें संलग्न किया है। और आने वाले समय में ट्रेडर्स के छोटे छोटे व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए अलग अलग योजना आ रही है और उसमें बहुत सुगमता होगी। तो आपको ये बार लगता है कि 400 पार तो आंख बंद करके ही होगा या कैसे? देखिए, पहला खाता निर्विरोध हुआ है। आने वाला समय ये आंकड़ा कहाँ पर जाकर रुकेगा कुछ भी समझ में के बाहर है। अब देश का हर एक व्यक्ति माननीय मोदी जी का परिवार है, मोदी जी के साथ जुड़ चुका है और ये मोदी का परिवार का दृश्य आज मुझे यहाँ भी देखने को मिला। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, जैसे ही हमने अभी बात किया सुनील जी से, जो चेयरमैन है नेशनल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर जो चल रहा है, तो आने वाले जो विकसित भारत 2047 के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। कैमरामैन राजेश के साथ मंजुनाथ, बेलगावी। मैं माया जैन, जीतो लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन, और मुझे बहुत ही खुशी और आनंद का विषय है कि आज मैं इस स्वतंत्र भारत की कोई सदस्य हूँ और मैं जीतो लेडीज़ विंग को अच्छे से चला रही हूँ। और मुझे इस साल का एक्सपीरियंस आया है कि हम लेडीज़ को भी एक जगह और एक महत्व चाहिए था। जैसे कि हमारे बीच सुनील सिंह जी आए, उन्होंने ट्रेड फेयर और उस सब के बारे में तो बात करी ही, विकसित भारत के बारे में भी बात करी, और उन्होंने हमें बताया कि अभी 33% लेडीज़ को रिजर्वेशन मिलने जा रहा है और ये मोदी जी की ही कृपा हो सकती है कि हमको वो समझ सकते हैं और हम भी एक बहुत कुछ मायने रखते हैं इस स्वतंत्र भारत में अपनी बात करने को। और हम सभी लेडीज़ और मैं सारी मेरी बहनों की तरफ से ये उनको बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारे भी सुझावों को लिया जाएगा, जो कि देश हित के लिए हितकारी भी होंगे और देश विकास में हितकारी ही होंगे। और हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं तो भी हमको समझ में आता है कि आज भारत कितने अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है। हमको किसी काम की कभी भी कोई अड़चन नहीं आती है। हमने एक गवर्नमेंट स्कूल भी एडॉप्ट किया है जिसको जीतो लेडीज़ विंग बहुत अच्छे से कर रहा है और सरकार की तरफ से सभी समय हमें अच्छे से सहयोग मिलता है और अच्छे तरह से हमें संभाला जाता है, जो कि एक बहुत ही गौरव की बात है। सुशील सिंह जी से मिल करके एक देश भावना वापस जागी है, कुछ ना कुछ करने की तमन्ना ज़रूर आई है। मोदी जी के लिए करेगा, सब कुछ करेगा, बस यही भावना लेकर के हम जा रहे हैं और भगवान उन्हें बहुत कुछ स्वस्थ रखे और बहुत प्रचंड बहुमतों से तो वो आ ही रहे हैं और हमें बहुत खुशी होगी कि इस सब नज़ारे के लिए हम हैं इधर और हम देखेंगे। धन्यवाद। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है, वो पार्टी के अध्यक्ष है कांग्रेस के और वो राजस्थान में जाके कहते हैं कि राजस्थान में इसका क्या फायदा, 370 हटी कश्मीर में और राजस्थान में इसका क्या फायदा। क्यों भाई, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं, हमारा मुकुट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं है। अगर आपका नेता जिसकी सोच ऐसी हो कि राजस्थान को क्या लेना देना, कर्नाटक को क्या लेना देना, तो आप उससे हिसाब समझ लीजिए। जो सनातन विरोधी की बात करते हैं वो आपके नेता है, वो कांग्रेस के नेता है, वो कर्नाटक से जाते हैं, खुद चुनाव हार गए और अब आप सोचिए वो किस परिस्थिति में है। और कांग्रेस की तो क्या हालत हो गई, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आपने सूरत की बात देख ली, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं।
अगर कांग्रेस स्वयं 300 सीट पर नहीं जीत रही, 270-72 सीटें चाहिए, तो आप सोचिए कहां से उनकी सरकार बनेगी, किसके साथ वो जिताकर और ऐसी बड़ी लीड में आप भेजेंगे। और मैं आपको इस बात को दोबारा